भविष्य सिर्फ उनका है जो इसकी तैयारी आज करते हैं। माल्कम एक्स का ये कथन आज की चर्चा के लिए एकदम सही है। आज हम भविष्य से जुड़े एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जनसंख्या प्रोत्साहन, या जिसे प्रोनेटलिज्म कहते हैं। और इसके लिए हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मतलब ORF में छपे एक लेख का सहारा लेंगे। बिल्कुल। दुनिया भर में ना जन्म दर घट रही है और इसने कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि जनसंख्या बढ़ाने की इन कोशिशों को समझे, वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है और भारत में क्या स्थिति है। सही कहा। हम खासतौर पे रूस, अमेरिका और भारत में सिक्किम के उदाहरण देखेंगे। और हाँ, जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक करंट अफेयर्स के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। बिल्कुल। तो आज हम देखेंगे कि भाई ये आबादी बढ़ाने पर इतना जोर क्यों है, क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं और भारत खासकर सिक्किम इस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो शुरुआत रूस से करते हैं। सुना है वहाँ कुछ बहुत सीधी मतलब डायरेक्ट पॉलिसीज अपनाई गई हैं। हाँ बिल्कुल। रूस के कुछ इलाकों में तो ये हो रहा है कि अगर कोई स्कूली छात्रा गर्भवती है तो उसे बच्चे को जन्म देने और पालने के लिए करीब 1 लाख रूबल यानी लगभग 900 रुपए दिए जा रहे हैं। स्कूली छात्राओं को? ये तो काफी चौंकाने वाला है। हाँ, ये दिखाता है कि क्रेमलिन घटती आबादी को लेकर कितना चिंतित है। राष्ट्रपति पुतिन तो इसे सीधी सीधी राष्ट्रीय शक्ति से जोड़ते हैं। और यूक्रेन युद्ध का भी असर पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। सैनिकों की मौतें हुई हैं, बहुत से युवा देश छोड़कर चले गए। जन्म दर पिछले 25 सालों में सबसे कम स्तर पर है। TFR कितना है वहां भी, मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट? वो अभी सिर्फ 1.41 है, जबकि आबादी को स्थिर रखने के लिए ये करीब 2.1 होना चाहिए। तो मतलब स्थिति गंभीर है। बहुत गंभीर। इसीलिए वहां चाइल्ड फ्री विचारधारा के प्रचार पर रोक लगा दी गई है। और वो जो स्टालिन के जमाने का मदरहुड मेडल था ना, 10 से ज्यादा बच्चों के लिए, हाँ सुना है, वो भी वापस लाए गए हैं। अच्छा, और अमेरिका में क्या चल रहा है? वहां भी बेबी बोनस की कुछ बात हो रही है? हाँ, वहां भी जो रूढ़िवादी विचारक हैं वो गिरती जन्म दर को लेकर चिंतित हैं। वहां TFR लगभग 1.6 है। 1.6? बिल्कुल। तो रिप्लेसमेंट लेवल से काफी कम। बिल्कुल। तो उन्हें डर है कि इससे देश का आर्थिक भविष्य खतरे में पड़ेगा, सांस्कृतिक पहचान कमजोर होगी। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने तो नई माताओं के लिए $5000 के बेबी बोनस का आइडिया भी दिया था। अच्छा, प्रेरणा कहाँ से मिल रही है उन्हें? हंगरी, पोलैंड जैसे देशों से। वहां भी ऐसी नीतियां हैं। और सिर्फ नेता नहीं, कुछ बड़े टेक अरबपति और जो पारिवारिक मूल्यों की बात करते हैं वो सब एक ही बात कह रहे हैं, ज्यादा बच्चे मतलब मजबूत भविष्य। तो ये जो चिंता है रूस में, अमेरिका में, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? सिर्फ आबादी का कम होना या कुछ और भी? देखिए, सबसे बड़ी चिंता है एजिंग पॉपुलेशन की, मतलब बूढ़ी होती आबादी। अच्छा। जब काम करने वाले लोग कम होते हैं और निर्भर रहने वाले बुजुर्ग ज्यादा, तो अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाती है। पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं, इन सब पर जबरदस्त बोझ पड़ता है। हाँ, ये तो है। रूस को डर है कि सैनिक कम हो जाएंगे, मजदूर कम हो जाएंगे। अमेरिका सोचता है कि चीन जैसे प्रतिद्वंदियों के सामने कहीं कमजोर न पड़ जाएं। और जापान, यूरोप? वो तो पहले से ही जूझ रहे हैं। लेबर की कमी है, पेंशन का खर्च बढ़ता जा रहा है। ये असलियत है कई देशों की। तो क्या आबादी बढ़ाना ही एक तरीका है इससे निपटने का? कोई और रास्ता नहीं है? नहीं, रास्ते और भी हैं। एक तो है सिल्वर डिविडेंड का कॉन्सेप्ट। सिल्वर डिविडेंड, ये क्या है? मतलब जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके अनुभव का, उनकी सक्रियता का फायदा उठाया जाए, उन्हें समाज और अर्थव्यवस्था में सक्रिय रखा जाए। इसके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अडल्ट एजुकेशन, उम्र के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में निवेश करना होगा। जापान कुछ कोशिशें कर रहा है इस दिशा में। अच्छा। दूसरा बड़ा जरिया है आप्रवासन यानी इमिग्रेशन। इटली, जर्मनी जैसे कई पश्चिमी देशों ने जन्म दर की कमी की भरपाई काफी हद तक इमिग्रेशन से की है। और भारत जैसे देश में? भारत में आंतरिक प्रवासन मतलब इंटरनल माइग्रेशन भी एक अहम भूमिका निभाता है। जैसे बिहार, यूपी जैसे ज्यादा TFR वाले राज्यों से लोग केरल, तमिलनाडु जैसे कम TFR वाले राज्यों में काम करने जाते हैं। हाँ, ये तो दिखता है। भारत की अपनी कहानी तो काफी अलग रही है। हम दो, हमारे दो का नारा था एक जमाने में। बिल्कुल। और अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय TFR गिरकर लगभग 2.0 पर आ गया है। ये रिप्लेसमेंट लेवल यानी 2.1 से भी थोड़ा नीचे है। पर राज्यों में बहुत फर्क है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। दक्षिण के राज्य हैं, तटीय राज्य हैं, वहां TFR करीब 1.7 है। लेकिन उत्तर में चलिए, जैसे बिहार, वहां अभी भी 3.0 के आसपास है। और सिक्किम, उसका मामला तो एकदम ही अनोखा है। एकदम। सिक्किम का TFR भारत में सबसे कम है, लगभग 1.1। आप सोचिए, जापान के बराबर। 1.1?
तो वहाँ की सरकार क्या कर रही है? वहां की सरकार अब खुलकर कह रही है कि ज्यादा बच्चे पैदा करें, 3 बच्चों का आग्रह कर रहे हैं, नीतियां भी बनाई हैं। कैसी नीतियाँ? 1 साल की मैटरनिटी लीव, 1 महीने की पैटर्निटी लीव, और अगर आईवीएफ ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए आर्थिक मदद भी दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्या ये सिक्किम मॉडल पूरे भारत के लिए जरूरी है? कुछ एक्सपर्ट्स तो मानते हैं कि भारत में भी ऐसी नौबत नहीं आई है, जैसे जॉन ड्रेज। हाँ, जॉन ड्रेस जैसे अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत में अभी जनसंख्या में एकदम से गिरावट का कोई खतरा नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे पास अभी भी डेमोग्राफिक डिविडेंड है। मतलब हमारी युवा आबादी। हाँ, हमारी जो विशाल युवा कामकाजी आबादी है, उसकी क्षमता का इस्तेमाल करने का मौका भी है हमारे पास। जरूरत है उन्हें अच्छी शिक्षा और रोजगार देने की। ये बात तो सही है, पर ये जो प्रो नेटलिस्ट नीतियां हैं, इनकी कुछ सामाजिक चिंताएं भी तो हैं, खासकर महिलाओं को लेकर। हाँ, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। पहली बात तो ये है कि ये नीतियां अक्सर पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को, मतलब ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को बढ़ावा देती हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं की जो प्रजनन स्वतंत्रता है उस पे सवाल उठा सकती हैं। दूसरा, जैसे रूस में स्कूली छात्राओं को बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो किशोर गर्भावस्था को बढ़ावा देना हुआ, जो माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। और लैंगिक समानता पर भी असर पड़ता होगा। बिल्कुल। खतरा यह है कि महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली के तौर पर देखा जाने लगे। समाज में उनकी जो बाकी भूमिकाएं हैं, उनके जो अधिकार हैं, वो पीछे छूट जाएं। अमेरिका में रो बनाम वेड का जो फैसला पलटा गया, उसे भी कुछ लोग इसी बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो अगर हम सार देखें, तो क्या ये प्रो नेटलिस्ट नीतियां वाकई काम करती हैं? क्या ये समाधान है? देखिए, ज्यादातर अनुभव यही बताता है कि ये नीतियां ना लंबे समय में जन्म दर पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं डाल पाती। अच्छा। सिस्टम में सुधार करना, हेल्थ केयर को बेहतर बनाना, इमिग्रेशन को ठीक से मैनेज करना और सबसे जरूरी, महिलाओं को सशक्त करना, उन्हें शिक्षा देना, रोजगार देना, ताकि वो अपने जीवन और बच्चे पैदा करने के बारे में खुद फैसला ले सकें। तो मतलब ज्यादा बच्चे ज्यादा ताकत वाला तर्क सुनने में भले अच्छा लगे, पर शायद ये पूरा सच नहीं है। संख्या के साथ गुणवत्ता भी जरूरी है। बिल्कुल। असली सवाल तो यही है कि किसी देश का भविष्य किस चीज में है? सिर्फ लोगों की गिनती बढ़ाने में, या ऐसे हालात बनाने में जहां लोग सुरक्षित महसूस करें, सम्मानित महसूस करें और सोच समझकर खुशी से बच्चों को इस दुनिया में लाना चाहें? क्या ताकत सिर्फ नंबरों से आती है? ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। तो ये थी ओआरएफ के लेख पर आधारित हमारी आज की चर्चा प्रोनैटलिज्म पर। उम्मीद है यूपीएससी उम्मीदवारों और बाकी सभी सुनने वालों के लिए ये जानकारी उपयोगी रही होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई विचार है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।